हेलो बच्चों, मैं जय कुमार शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ देखा। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने ऊष्मागतिक प्रक्रम थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ऊष्मागतिक प्रक्रम में हमने 7 प्रक्रम पढ़े बच्चों। 7 प्रक्रम कौन कौन से थे? तो 7 प्रक्रम हमने देखे थे। समतापीय प्रक्रम देखा, समदाबीय प्रक्रम देखा, समायतनिक प्रक्रम देखा, रुद्धोष्म प्रक्रम देखा, चक्रीय प्रक्रम देखा, उत्क्रमणीय प्रक्रम देखा और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम देखा। ये 7 प्रक्रम हमने लास्ट क्लास तक डिटेल में कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल एनर्जी में क्या है कि कोई भी तंत्र है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, इसकी सभी प्रकार की जो ऊर्जाओं का योग है, सभी प्रकार की जो ऊर्जाओं का योग है वही आंतरिक ऊर्जा है। अब सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग से मतलब देखिएगा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग है। सभी प्रकार की ऊर्जाएं कैसे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि डेल्टा यू, यह है आंतरिक ऊर्जा। अब इसमें यांत्रिक ऊर्जा भी सम्मिलित है, इसमें बच्चों गतिज ऊर्जा भी सम्मिलित है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी सम्मिलित है, इसी में कंपन ऊर्जा भी सम्मिलित है, इसी में घूर्णन ऊर्जा भी सम्मिलित है, अगर बात करें तो इसी में विद्युत ऊर्जा भी सम्मिलित है, और इसी में बच्चों रासायनिक ऊर्जा भी सम्मिलित है। और भी कई तरह की एनर्जीज हैं जो यहां पर क्या हो सकती है, सम्मिलित हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुल मिला के किसी भी तंत्र में या किसी भी तंत्र की सभी प्रकार की जो ऊर्जाओं का योग है उनसे मिलकर के बनी है क्या? आंतरिक ऊर्जा। उनसे मिलकर के बनी है आंतरिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, जो रोटेशनल है, जो हमारे पास वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और जो केमिकल एनर्जी है। इन सभी जो एनर्जीज हैं इनका जो एक सम है वो हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद देखिए बच्चों कि ये जो डेल्टा यू है ना, ये हमेशा डेल्टा यू की फॉर्म में ही निकाला जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो इतनी सारी ऊर्जाएं हैं इनका एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये जो इतनी सारी जो मैंने एनर्जीज लिखी हैं, जितनी भी मैंने ऊर्जाएं लिखी हैं, इन सभी का एक एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल सही मान, वास्तविक मान हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर यू का, या मैं कहूं कि आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है? क्योंकि इतने प्रकार की ऊर्जाओं का सही मान का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए यहां पर U नहीं देखकर हम क्या देखते हैं? इन सभी में अंतर देखते हैं। इन सभी में अंतर देखते हैं। अंतर का मतलब यह है बच्चों कि प्रारंभिक अवस्था में क्या रहा और अंतिम अवस्था में क्या हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो डेल्टा U ये है। U का, या मैं कहूं आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इतने प्रकार की ऊर्जाओं का सही निर्धारण संभव नहीं है। इसलिए U ज्ञात नहीं करके क्या ज्ञात करते हैं? डेल्टा U। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो डेल्टा U है यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, ये जो डेल्टा U है इसका मान निम्न परिस्थितियों में बदल सकता है। अब वो परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। निम्न परिस्थितियों में डेल्टा यू का मान क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो क्या क्या हो सकती हैं ये कंडीशंस ये हैं कि या तो तंत्र क्या करे? ऊष्मा अवशोषित करे, या फिर तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित करे। यानी कि
अगर मान लीजिए कोई तंत्र ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में चेंज हो जाएगी क्या, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। या फिर क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। अगर हीट लॉस हो रहा है या एनर्जी लॉस हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों कंडीशंस में यहां पर क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहां पर तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा हो या तंत्र पर कार्य किया जा रहा हो, तंत्र द्वारा या तंत्र पर कार्य किया जा रहा हो, दोनों ही स्थितियों में जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा है वो बदल जाएगी। ठीक है। ऐसे मान सकते हैं अपन डेली लाइफ के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है, या फिर हम खुद को अपने को एक एग्जांपल की फॉर्म में इन्वॉल्व करें तो क्या होगा कि जैसे कि तंत्र द्वारा कार्य, सपोज दैट कि हम कोई क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अगर कोई वर्क हम कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगी। अब वो जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है, हमारी एनर्जी लॉस होगी। कंटिन्यूअसली आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन यही है। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यू अगर किसी काम को करते जा रहे हैं तो उसमें आपकी एनर्जी लॉस होती जा रही है और एक टाइम के बाद आपको वापस से एनर्जी की नीड होगी। ठीक है। अगर तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, आपके ऊपर कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आपके घर वाले कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो ये क्या है, आपको एक तरीके से एनर्जी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एनर्जी दी जा रही है। तो अगर एनर्जी दी जा रही है तो तंत्र पर कार्य हो रहा है, और एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इट मींस तंत्र द्वारा कार्य हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो तंत्र द्वारा कार्य और तंत्र पर कार्य, ये दोनों परिस्थितियां होगी। ठीक है। एक तीसरा ये है कि द्रव्य का आदान प्रदान। द्रव्य को ही बच्चों को पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य का आदान प्रदान, द्रव्य का ही नाम क्या है? पदार्थ। द्रव्य का ही नाम क्या है? पदार्थ। तो देखो, द्रव्य का आदान प्रदान यानी कि तंत्र द्रव्य का आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि उसमें कोई पदार्थ मिलाया जा रहा है या फिर उस तंत्र में से कोई पदार्थ बाहर निकाला जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में बच्चों क्या होगा कि द्रव्य का आदान प्रदान होगा, और जब द्रव्य का आदान प्रदान होगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्लियर है मेरी बात? तो आंतरिक ऊर्जा निम्न परिस्थितियों में बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है। या तो तंत्र के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ऊष्मा या तो ली जाए या फिर ऊष्मा बाहर निकाली जाए। सेकंड, या तंत्र के द्वारा कार्य किया जाए या फिर तंत्र पर कार्य किया जाए। ठीक है। और थर्ड क्या है बच्चों? द्रव्य का आदान प्रदान हो या पदार्थ का आदान प्रदान हो, या तो कोई पदार्थ लिया जाए या फिर कोई पदार्थ दिया जाए। बेसिकली कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है। नहीं पता होता बच्चों को कि पदार्थ क्या है। असल में बच्चों पदार्थ क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार है, वजन है, ठीक है, जिसमें वेट है, वजन है, और जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, यानी कि वो कोई ना कोई जगह घेरती है, वो पदार्थ है। लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसको संवेदांगों द्वारा महसूस किया जा सकता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, इनसे हम उनको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं, जिनमें वेट होता है, वजन होता है, और जो कुछ स्थान घेरती है, कुछ आयतन घेरती है, वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे सपोज दैट कि मैं इस मार्कर की बात करता हूं, तो ये बच्चों ये जो मार्कर है ये क्या है? पदार्थ है। क्यों है ये पदार्थ? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेट है। ये क्या करता है? अगर मैं इसको कहीं पे भी रखता हूं, सपोज दैट मैंने अपने हाथ पे रखा, तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ आयतन घेरेगा, कुछ स्थान घेरेगा। ठीक है। अब मैं इसको फील कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फील कर सकता हूं। तो ये क्या है? पदार्थ है। ये जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है ये भी क्या है? पदार्थ है। एक तरीके से हम बात करें, जो फैन चल रहा है वो पदार्थ है, जो चेयर रखी हुई है वो पदार्थ है, जो टेबल है वो पदार्थ है। ठीक है। और मैं बात करूं तो आप और हम भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? वजन है, स्थान घेर रहे हैं। क्लियर है बात? और इसके अलावा अगर बात करें तो कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, जैसे क्लासेस में बच्चों ने भी मुझसे पूछा कि सर हवा, क्या हवा पदार्थ है क्या? ठीक है। तो हवा बच्चों पदार्थ है। ठीक है। कभी कभी लगता है कि सर हवा कैसे पदार्थ हुई? तो देखिए, कभी आपने कभी अगर नोटिस किया है तो हवा इधर से आ रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में अगर आप अपनी साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है, तो हवा आपके ऊपर एक क्या लगाएगी? एक भार लगाएगी, यानी कि उस दिशा में आपको जाने से रोकेगी। आपने फील भी, आप हवा को फील करते हैं। आप जब कभी काफी तेज गर्मी है और आपको एकदम से हवा का झोंका आया तो आपको फील होगा। सेकंड,
हवा स्थान घेरती है, बिल्कुल घेरती है। बैलून्स हैं, गुब्बारे हैं, इनमें जब अपन हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसका रीजन क्या है कि एयर ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कुछ स्थान घेरा है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर पदार्थ के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। क्लियर है? अब जरा देखिए, हम आगे चलते हैं। आंतरिक ऊर्जा के बारे में हमने दो चीजें देखी। आंतरिक ऊर्जा इन सभी ऊर्जाओं का योग है। इसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इन सभी ऊर्जाओं का एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगाया जा सकता है, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में हमेशा परिवर्तन देखते हैं। ठीक है। थर्ड जो बात हमने की वो देखा कि आंतरिक ऊर्जा निम्न स्थितियों में बदल सकती है, जब ऊष्मा का आदान प्रदान हो, जब द्रव्य का आदान प्रदान हो और जब तंत्र द्वारा या तंत्र पर कार्य किया जाए। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए बच्चों आगे, देखो ये जो आंतरिक ऊर्जा है बच्चों, ये है मात्रात्मक गुणधर्म, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मैं आपको चैप्टर के पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। मात्रात्मक गुणधर्म है। मात्रात्मक गुणधर्म का मतलब क्या है कि मात्रा पर तो निर्भर करती है, अरे मात्रा पर तो निर्भर करती है लेकिन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो आंतरिक ऊर्जा मात्रात्मक गुणधर्म है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है लेकिन उस पदार्थ की प्रकृति पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें तो जो आंतरिक ऊर्जा है बच्चों, ये एक अवस्था फलन है। कैसा फलन है? अवस्था फलन है, एक स्टेट फंक्शन है। तो अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब क्या है कि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करती। तो ये अवस्था फलन इसलिए है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो है किसी भी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन कभी भी तंत्र के पथ पर, यानी कि जिस पथ पर होकर कर, जिस रास्ते पर होकर के तंत्र गुजर रहा है उस पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? देखो सपोज दैट कि मान लीजिए किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था ए है और वो तंत्र ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है। सपोज दैट जब तंत्र की प्रारंभिक अवस्था ए है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा है यूए, ठीक है, और जब तंत्र की अंतिम अवस्था बी है तब इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है बच्चों? यूबी। तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, इसलिए इसे हमेशा किसके रूप में लिखा जाएगा? अंतर के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि डेल्टा यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। डेल्टा यू बराबर क्या होगा? अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा। तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा बच्चों? यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए अवस्था फलन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आंतरिक ऊर्जा है डेल्टा यू है, ये 0 होता है। कब? जब प्रक्रम चक्रीय हो। जब प्रक्रम क्या हो? चक्रीय हो। मैंने बताया था कि चक्रीय प्रक्रम में अवस्था फलनों का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में बच्चों जो प्रारंभिक अवस्था है वही अंतिम अवस्था है। मैंने बताया था ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए। तो प्रारंभिक अवस्था भी ए और अंतिम अवस्था भी ए। तो देखो यू ए माइनस यू ए तो 0 होगा भाई, एक की तो वैल्यू हुई दोनों की, यू ए माइनस यू ए इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि प्रक्रम क्या है? चक्रीय है। तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा बच्चों? 0। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान बच्चों हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा जो है बच्चों, ये बीज गणितीय राशि है। कैसी राशि है? बीज गणितीय राशि है। बीज गणितीय राशि है, इसका मतलब यह है कि बच्चों इसका वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है डेल्टा यू का, और डेल्टा यू का वैल्यू क्या भी हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता। अब कब होगा धनात्मक और कब होगा ऋणात्मक? जब देखो अगर तंत्र ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, अगर तंत्र क्या कर रहा है? ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, और ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये अभिक्रिया हुई उष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हुई बच्चों? ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। और जब उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, जब उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई तो सीधी सी बात है यहां पर डेल्टा यू बराबर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा? धनात्मक आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए तंत्र क्या करता है? उष्मा उत्सर्जित करता है। अरे बच्चों तंत्र अगर उष्मा क्या करता है? उत्सर्जित करता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों जो अभिक्रिया होगी वो होगी उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक और उष्माक्षेपी को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और बच्चों ऐसी स्थिति में डेल्टा यू बराबर ऑलवेज विल बी नेगेटिव। ठीक है, यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो चार चीजें हमने देखी। मात्रात्मक गुणधर्म है, मात्रा पर निर्भर करेगा ना कि प्रकृति पर। अवस्था फलन है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करेगा, पथ पर नहीं। डेल्टा यू बराबर अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा यू बी माइनस प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा यू ए। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम अगर है तो डेल्टा यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान सदैव शून्य होगा, हमेशा जीरो होगा। बीजगणितीय राशि है, आंतरिक ऊर्जा बीजगणितीय राशि है, इसका मतलब इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। जब तंत्र उष्मा लेगा उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। और जब तंत्र उष्मा उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी बच्चों, और डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारा क्या हुआ? आंतरिक ऊर्जा हुआ। ठीक है, इसमें अभी कुछ चीजें और बताता हूं आपको, कंपटीशन लेवल पे लेके चलते हैं थोड़ा सा, तो जरा देखिएगा। देखो यहां बच्चों अगर कोई भी पदार्थ स्थायी अवस्था में है, अगर कोई भी पदार्थ क्या है? स्थायी अवस्था में होता है, तो उसके लिए बच्चों डेल्टा यू का मान हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। उसके लिए डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। जैसे कि मैं कहूं Cl2 है, क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों हमेशा गैसीय रूप में पाया जाता है, इसके लिए डेल्टा यू का मान क्या होगा? जीरो। ठीक है, मैं कहूं H2 है, गैसीय रूप में पाया जाता है, इसके लिए डेल्टा यू का मान जीरो। मैं कहूं सोडियम है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मैं कहूं Br2 है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इन सब के लिए जो डेल्टा यू का वैल्यू है वो बच्चों क्या होगा? जीरो। ठीक है, और देखिए अगर मैं कहूं कि Cl2 है, इसको मैंने सॉलिड फॉर्म में लिख दिया, तो बच्चों इसके लिए डेल्टा यू का मान जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्थायी अवस्था नहीं है। Cl2 की स्थायी अवस्था क्या है? गैसीय है। कैसी है? Cl2 की जो भौतिक स्थायी अवस्था है, स्थायी भौतिक अवस्था है, वो कैसी होती है? गैसीय होती है। तो जब भी किसी की स्थायी भौतिक अवस्था दे रखी हो तो उसके लिए डेल्टा यू का मान हमेशा जीरो होगा, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो मैं कहूं कार्बन ग्रेफाइट, इसमें ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन कार्बन जो हीरे वाली फॉर्म में होता है, भाई कार्बन की तीन अपर रूप है, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक फुलरीन है। तो जब ग्रेफाइट में होता है तो सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल है, तो यहां पर डेल्टा यू जीरो, लेकिन यहां पर डेल्टा यू का मान जीरो नहीं होगा। मैं कहूं सल्फर, सल्फर के दो रूप, एक विषम लंबाक्ष और एक एकंताक्ष। तो जब बच्चों ये विषम लंबाक्ष में होता है तो अधिक स्थायी होता है, तो यहां पर डेल्टा यू जीरो, लेकिन यहां पर डेल्टा यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो एक है फास्फोरस ब्लैक और एक है फास्फोरस व्हाइट। एक तो क्या है बच्चों? एक है फास्फोरस ब्लैक और एक क्या है? फास्फोरस व्हाइट। तो जब ये फास्फोरस ब्लैक में होगा, जब ये फास्फोरस किस में होगा? ब्लैक में होगा। एक काम करते हैं, ब्लैक को इधर लिखते हैं, व्हाइट को इधर। तो जब ये फास्फोरस व्हाइट में होगा तब ये स्टेबल होगा। तो इन तीनों में डेल्टा यू बराबर हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। डेल्टा यू बराबर जीरो होगा, लेकिन यहां पर डेल्टा यू बराबर हमेशा क्या होगा बच्चों? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि यहां पर डेल्टा यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आंतरिक ऊर्जा का।
आंतरिक ऊर्जा का मापन इंपॉर्टेंट है, आंतरिक ऊर्जा का मापन बम कैलोरीमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? बम कैलोरीमीटर से। और ध्यान रखिएगा बच्चों, आंतरिक ऊर्जा का मापन बम कैलोरीमीटर से किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक ऊर्जा का मापन बम कैलोरीमीटर से किया जाता है, ये हमेशा स्थिर आयतन पर होगा। किस पर होगा? स्थिर आयतन पर होगा, यानी कि आयतन बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पदार्थ की स्थायी अवस्था है डेल्टा यू जीरो, ये डेल्टा यू जीरो के एग्जाम्पल, ये डेल्टा यू जीरो के एग्जाम्पल, और ये डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो के एग्जाम्पल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो और आंतरिक ऊर्जा का मापन किससे? बम कैलोरीमीटर से किया जाता है, और वो भी किस पर किया जाएगा बच्चों? स्थिर आयतन पर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंतरिक ऊर्जा खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऊष्मा का आदान प्रदान दो रूपों में किया जा सकता है, एक कार्य और एक ऊष्मा। तो अगला हम जो हेडिंग लेंगे अब वो है कार्य। क्या है बच्चों? कार्य। क्लियर है? तो देखिए, अपन ने आंतरिक ऊर्जा देख लिया है। अब जो ऊर्जा का आदान प्रदान है बच्चों, इसका ऊर्जा का, ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान है ये दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? अब ये एक तो है कार्य, वर्क, और दूसरा है बच्चों हमारे पास ऊष्मा, हीट। दूसरा हमारे पास क्या है? हीट है। ठीक है, अब देखिए कार्य की अगर हम बात करें, ए जो कार्य है, कार्य को हम डी नॉट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? दर्शाएंगे किससे? तो डब्ल्यू से। किससे दर्शाएंगे बच्चों? डब्ल्यू से। कार्य है क्या? ठीक है, तो जो कार्य है ये है बल और विस्थापन का गुणनफल। यही क्या है? कार्य है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है? कार्य है। डेली लाइफ के हिसाब से देखें अगर, तो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक जगह रखी हुई है और मैं उस वस्तु को अगर बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करता हूं, ठीक है ना, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं अगर किसी भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक क्या करता हूं? डिस्प्लेस करता हूं, विस्थापित करता हूं। तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में, खिसकाने में जो मैंने बल लगाया है वही मेरे द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो W बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इट मीन्स W बराबर बच्चों F इंटू एल। F इंटू क्या? L। ठीक है, अगर बच्चों हम इसे सूक्ष्म कार्य के रूप में लिखते हैं तो dW बराबर F, dW बराबर F dl। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि हमारे पास दो तरह से कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो क्या? एक तो ये कि निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाए। निकाय द्वारा परिवेश पर क्या किया जाए? कार्य किया जाए। हाँ, तो बच्चों कार्य कौन कर रहा है? निकाय कर रहा है, तंत्र कर रहा है। कर किस पर रहा है? परिवेश पर कर रहा है। तो निकाय द्वारा परिवेश पर जब कार्य हो रहा है, इट मीन्स जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, डेल्टा यू लिख दूं, निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है बच्चों वो तो क्या होगी? कम, क्योंकि ये कार्य कर रहा है, निकाय खुद कार्य कर रहा है, इसलिए निकाय का जो डेल्टा यू है, आंतरिक ऊर्जा है, ये कम होगी, कम हो जाएगी। कार्य किस पर किया जा रहा है? परिवेश पर, यानी कि जो परिवेश का बच्चों आंतरिक ऊर्जा है, परिवेश की जो डेल्टा यू है उसका वैल्यू बढ़ जाए। परिवेश की डेल्टा यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे कि परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा हो,
परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा है। अब की बार कार्य कौन कर रहा है? परिवेश। तो किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी? परिवेश की ऊर्जा कम होगी। तो ऐसी स्थिति में परिवेश का जो डेल्टा यू है, आंतरिक ऊर्जा है, वो तो हो गया कम। जो काम कर रहा है उसकी ऊर्जा कम, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर कार्य हो रहा है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका तो हमने ये देख लिया। ठीक है, निकाय और परिवेश के लिए कि कब आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और कब आंतरिक ऊर्जा बच्चों घटती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए हम साइन देखना चाहें, चिन्ह देखना चाहें किसके? डब्लू के। ठीक है, यानी कि वर्क के। ठीक है, तो देखो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास। एक केस क्या है? जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाए, जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाए। अब बच्चों जब तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है तो ऐसी स्थिति में W हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। W हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तंत्र खुद कार्य कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम। और जब उसकी एनर्जी कम हो रही है तो कार्य किया गया कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। और जो कार्य जो कर रहा है वो कैसा है? निगेटिव है। इसलिए इसे हम कहते हैं गैसों के संदर्भ में, गैसों के रेफरेंस में प्रसारण कार्य। अभी हम आगे एक पिस्टन का एग्जांपल लेके समझेंगे इसी चैप्टर में, एक या दो लेक्चर के बाद। तब पता चलेगा कि प्रसारण क्यों और संपीड़न या संकुचन क्यों। तो जब तंत्र के द्वारा कार्य किया जाए, जब तंत्र के द्वारा कार्य किया जाए तो W बच्चों हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा और ये कार्य कहलाएगा प्रसारण कार्य। लेकिन अगर तंत्र पर कार्य किया जाए, जब तंत्र पर कार्य किया जाए, जब तंत्र पर कार्य किया जाए तो W बराबर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। W बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऐसी स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कहलाएगा संपीड़न कार्य या संकुचन कार्य। तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य है बच्चों वो कहलाएगा संपीड़न कार्य या संकुचन कार्य कहलाएगा। कैसा कार्य कहलाएगा? या तो संपीड़न कार्य या फिर संकुचन कार्य। क्लियर है? तो यहां पर हमने एक स्थिति देखी, निकाय या परिवेश के द्वारा कार्य करने पर आंतरिक ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और यहां हमने देखा तंत्र या तंत्र पर कार्य करने से W के साइन क्या होंगे? कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए बच्चों कार्य के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्य के प्रकार देखेंगे। कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहले देखिए बच्चों यांत्रिक कार्य। मैकेनिकल कोई वर्क है। यांत्रिक कार्य क्या है बच्चों? किसी भी कोई गैस है या कोई भी वस्तु है उसमें यंत्रों के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है या किसी भी गैस के प्रसारण में जो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप यांत्रिक कार्य को एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। तो यांत्रिक कार्य क्या होगा बच्चों? जैसे कि पानी की मोटर चलाई और पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहां पर यंत्र के द्वारा एक कार्य किया गया। जनरली आप समझते हैं कि किसी भी घर में थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे अपन पानी को ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमने अगर मोटर का उपयोग किया है तो क्या होगा? पानी फोर्थ फ्लोर तक इजी गोइंग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यंत्र के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कार्य क्या कहलाते हैं? यांत्रिक कार्य। यानी कि
कोई भी ऐसा कार्य है जो कि यंत्रों के माध्यम से किया जाए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि इजी गोइंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, उसके विपरीत हमने कोई कार्य किया है। जैसे कि पानी का गुण है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहना, ठीक है, हमें पता है 4th फ्लोर से आप नली भी डाल दोगे तो पानी ऊपर से बह करके नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर क्या अपने आप जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया है, यांत्रिक कार्य किया है, हमने जो परिस्थितियां हैं उनके विपरीत कार्य किया है, ठीक है, तो ये कहलाएगा यांत्रिक कार्य। सेकंड देखिएगा बच्चों, विद्युत कार्य, जो इलेक्ट्रिकल कार्य है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, विद्युत कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें क्या है, किसी भी आवेशित कण को, कोई एक आवेशित कण है बच्चों, इस एक आवेशित कण को किसी एक विभव क्षेत्र से, किसी एक विभव क्षेत्र से दूसरे विभव क्षेत्र में या दूसरे विभव क्षेत्र तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, यही क्या है, विद्युत कार्य है। तो किसी भी आवेशित कण को, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, उसको एक विभव क्षेत्र से दूसरे विभव क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा कार्य है बच्चों, विद्युत कार्य है। क्लियर है मेरी बात? थर्ड अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वर्क, गुरुत्वीय कार्य, ग्रेविटेशनल वर्क। देखिए जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, अगर मैं इसे हवा में खुला छोड़ देता हूं इस तरह से तो ये नीचे गिरेगा, ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस मार्कर को मैं जमीन से ऊपर उठाता हूं, इसका नेचर कैसा है, ये नीचे गिरना चाहता है, ये नीचे गिरना चाहता है। क्यों गिरना चाहता है? क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य कर रहा हूं। तो किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में जो किया गया कार्य, यानी कि जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को उठाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या है बच्चों? गुरुत्वीय कार्य। क्लियर है? लास्ट बात कर रहे हैं दाब आयतन कार्य। दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य क्या है? दाब आयतन कार्य में ऐसे है कि जैसे कि कोई भी एक कंटेनर है अपने पास, कोई भी एक सिलेंडर है अपने पास, जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबा रहा हूं, यहां पर गैस भरी हुई है, मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। ये पिस्टन क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है या एक दाब लगा रहा है, किसके ऊपर? इस गैस के ऊपर, ठीक है। ये पिस्टन बच्चों इस गैस के ऊपर एक दाब लगा रहा है, एक प्रेशर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो गैस है, ये जो गैस है, इस पिस्टन के ऊपर नीचे से, आपको पता है गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, यानी कि डिफ्यूजन का नेचर है। किसमें? गैसेस में डिफ्यूजन का नेचर है। गैसों को जितनी जगह मिलती है, गैसें उतनी जगह में फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि गैसें ज्यादा से ज्यादा स्थान घेरने का प्रयास करेंगी, तो इस पिस्टन पर नीचे की ओर से क्या लगेगा, दाब लगेगा, जो कि इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसका देगा। तो ये कार्य किसने किया? ये सिस्टम ने किया। किसने किया? सिस्टम ने किया, जिसकी वजह से गैसों का आयतन बढ़ गया, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान से समझना कि यहां पर
गैसों ने कार्य किया, गैसों ने एक दाब लगाया जिसकी वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसका, और जब पिस्टन बच्चों ऊपर खिसका तो यहां पर गैसों का आयतन बढ़ गया। जब गैस का आयतन बढ़ गया बच्चों तो यहां पर ये कार्य कैसा कहलाया, दाब आयतन कार्य। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए इस पिस्टन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, जो गैसों के कण हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे पास आएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, पास आएंगे। और पास आने की वजह से अब की बार प्रसारण नहीं होकर अब की बार क्या होगा, संकुचन होगा, यानी कि कण पास पास आए। जब पास पास आए तब मैंने कार्य किया है, जब दूर दूर गए जब तंत्र ने कार्य किया है। ठीक है, तो ये कहलाता है दाब आयतन कार्य। ठीक है, तो गैसों को प्रसारित होने में या फिर गैसों को संकुचित करने में, दोनों में ही जो दाब लगता है, एक बार हमारे द्वारा और एक बार सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, तंत्र के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है बच्चों, दाब आयतन कार्य कहलाता है। तो क्लियर है, यहां पर हमने कार्य के 4 प्रकार देखे। आगे देखिए, कार्य के मात्रक क्या है, कार्य के मात्रक क्या है, तो मात्रक देखते हैं जरा कार्य के। देखिए कार्य के मात्रक बच्चों, सीजीएस यूनिट में अगर मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट में जो कार्य का मात्रक होगा वो होगा अर्ग। क्या होगा, अर्ग। और अगर मैं बात करता हूं एसआई मात्रक में, तो एसआई मात्रक में इसका जो एसआई यूनिट में जो इसका मात्रक होगा वो होगा क्या, जूल। तो सीजीएस में अर्ग है और एसआई में क्या है बच्चों, जूल है। तो यहां हमने क्या क्या देखा, यहां हमने देखा कार्य क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जब तंत्र कार्य करेगा या तंत्र पर कार्य होगा तो परिवेश की जो आंतरिक ऊर्जा है, तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी। जब तंत्र पर कार्य किया जाए तो W हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाए तो W हमेशा नेगेटिव रहेगा। कार्य के 4 प्रकार देखे, यांत्रिक कार्य देखा, विद्युत कार्य देखा, गुरुत्वीय कार्य देखा, और इसके अलावा दाब आयतन कार्य देखा। इसके बाद में हमने देखा कार्य के मात्रक, सीजीएस में बच्चों अर्ग है और एसआई में क्या है बच्चों, जूल है। ठीक है, तो ऊर्जा के आदान प्रदान का ये पहला तरीका कार्य खत्म होता है। इसके बाद में हम कार्य को हालांकि आगे इस चैप्टर में और वापस भी पढ़ा जाएगा डिटेल में, जब गैसों के संदर्भ में, गैसेस के रेफरेंस में हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड जो मेथड है वो है ऊष्मा। वो क्या है, ऊष्मा। तो देखिएगा जरा, सेकंड जो है ऊष्मा है, हीट है। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्या है ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, तो देखो बच्चों, अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं तो ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण जो ऊर्जा का प्रवाह है वही ऊष्मा है। अब अपने आसपास डेली लाइफ में एग्जांपल देखिए कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्यों होता है, ताप में अंतर के कारण होता है। ठीक है, कैसे ताप में अंतर के कारण, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल बताया कि एक लोहे की छड़ ले ली, एक क्या ले ली, लोहे की छड़ ले ली, कोई आयरन रॉड ले ली। ठीक है, जैसे ही बच्चों हमने इस आयरन रॉड को लिया, क्या हुआ कि हमने इसे कहीं आग में, जलती हुई आग में इसके एक सिरे को लगा दिया। ठीक है, जैसे ही जलते हुए किसी भी आग में इसके एक सिरे को हमने दे दिया है तो वो सिरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ठीक है, और एक सिरा जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम बाद में, कुछ समय बाद में क्या होगा, हम उस रॉड को एकदम से छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रॉड एकदम से क्यों छोड़ दी गई, क्योंकि वहां से एक सिरे से जो एक इसका एंड पॉइंट था रॉड का, तो वहां से क्या हुआ बच्चों की धीरे 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 हीट ट्रांसफर होकर कहां आ गई, हमारे हाथ तक आ गई। क्यों, क्योंकि हमेशा ताप में अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह होता है, वही क्या है, ऊष्मा है। तो जहां पर ज्यादा ऊष्मा थी वहां से ऊष्मा का प्रवाह किधर हुआ, हमारे हाथ की तरफ, यानी कि कम गर्म क्षेत्र की ओर हुआ, कम ऊष्मा वाले क्षेत्र की ओर हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चों, ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से, ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है।
ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा हो गया, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो गया, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या हो गया, ऊष्मा का प्रवाह हो गया। क्लियर है। अब देखिए, एक हम केस लेते हैं फर्स्ट और एक केस लेते हैं सेकंड। केस फर्स्ट और केस सेकंड हमसे क्या कहते हैं। केस फर्स्ट ये कहता है कि यदि निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाए, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाए, ठीक है। अब यदि निकाय के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो बच्चों Q बराबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि निकाय ऊष्मा ले रहा है, क्योंकि निकाय जो तंत्र है, सिस्टम है, वो ऊष्मा क्या कर रहा है, ले रहा है। तो निकाय द्वारा अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो Q बराबर हमेशा क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ये जो केस है, इस स्थिति में क्या होगा, हमेशा जो परिवेश का ताप है ना, वो हमेशा निकाय के ताप से ज्यादा रहेगा। तो परिवेश का ताप है वो निकाय के ताप से ज्यादा रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाह होगा। तो अधिक ताप किसका, परिवेश का, कम ताप किसका, निकाय का। इसीलिए तो निकाय ने अवशोषण किया, इसीलिए तो निकाय ने ऊष्मा का क्या किया, अवशोषण किया। क्यों, क्योंकि परिवेश का ताप ज्यादा है, निकाय का ताप क्या है, कम है, ठीक है। जिसका ताप कम है वो ऊष्मा ले रहा है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, तो केस नंबर सेकंड है। केस सेकंड क्या कहता है, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऐसी स्थिति में Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा बच्चों नेगेटिव। और ऐसा कब हो सकता है, निकाय ऊष्मा कब देगा, जब निकाय का खुद का ताप परिवेश के ताप से ज्यादा हो। तो यहां पर क्या कह सकता हूं मैं कि भैया निकाय का ताप ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बच्चों, परिवेश के ताप से ज्यादा। निकाय का ताप परिवेश के ताप से ज्यादा है। इस कंडीशन में बच्चों अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ जी, कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि निकाय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और यहां पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये एंडोथर्मिक है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्माशोषी है। यहां पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों मेरी बात। तो ये ऊष्मा। अब अगर हम बात करें कि ऊष्मा के मात्रक क्या है, ऊष्मा के मात्रक क्या है, तो देखिए जरा ऊष्मा के मात्रक क्या होंगे। ऊष्मा के मात्रक देखिए, अगर मैं बात करूं सीजीएस में, तो सीजीएस में बच्चों ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसआई में बात करूं तो एसआई में वही क्या, जूल। क्या होता है, जूल। कैलोरी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैलोरी या फिर जूल। अब देखो, हमने पिछली बार अर्ग भी देख लिया, कैलोरी भी देख लिया, जूल भी देख लिया। कार्य में हमने अर्ग और जूल देखे, यहां पर हमने कैलोरी और जूल देखे। अब इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। यहां से कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन फंस जाता है कि इन तीनों में क्या संबंध है, या इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो देखिए कैसे कि बच्चों एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 4.186 जूल, या मैं कहूं 4.18 जूल।
और इसको मैं लगभग किसके बराबर मान सकता हूं, 4.2 जूल के। जनरली आपको जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं वो 4.2 जूल रख के सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ, तो 10 की घात 7 अर्घ, 10 की घात कितना, 7 अर्घ, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है लगभग, और 1 जूल बराबर क्या है, 10 की घात 7 अर्घ है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ, तो बच्चों सबसे बड़ा हुआ यहां पर कैलोरी। कैलोरी के बाद में कौन हुआ, जूल, और जूल के बाद में कौन हुआ, अर्घ। इंपॉर्टेंट है, समझ गए मेरी बात को। तो सबसे बड़ा कैलोरी हुआ, फिर कौन हुआ, जूल, और फिर उसके बाद में कौन हुआ बच्चों, अर्घ। क्लियर है। तो ये हमारे पास ऊष्मा की क्या आ गए, मात्रक। ऊष्मा में हमने क्या देखा, तापांतर के कारण जो ऊर्जा का प्रवाह है, ताप में अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा है। ऊष्मा शोषी हो सकती है, अगर तंत्र ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ऊष्मा शोषी, Q बराबर पॉजिटिव, और अगर तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो ऊष्मा क्षेपी, Q बराबर नेगेटिव। ऊष्मा के मात्रक CGS में कैलोरी है बच्चों, SI में जूल है। कैलोरी, जूल और अर्घ, इनके बीच में ये संबंध है, सबसे बड़ा कैलोरी होता है, फिर जूल, और फिर सबसे अंत में कौन, अर्घ, ठीक है। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, ऊष्मा खत्म होता है, ठीक है। बाकी बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।